अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन कौन सी गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो इन्वायरमेंट है, क्या क्या चेंजिंग आई है इन्वायरमेंट में, और इन ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेज क्या हैं, ये सारा आज हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं। वो गैसेस जो सन की जो रेज़ हैं यानी हीट को ट्रैप करती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। मीन्स के सन से आने वाली रेज़ जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। दिस इंसुलेट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फ्रीजिंग। अब इससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका फंक्शन क्या होता है, सन से जो रेज आती हैं ये उनको एब्जॉर्ब करती हैं। अब इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर गैसेस की जो क्वांटिटी है वो इन्वायरमेंट में नॉर्मल है तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा बल्कि नॉर्मल होगा, और ये चीज़ इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमें फ्रीजिंग से बचाएगी। मीन्स के सन की अगर रेज ज़मीन पे आती हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और ज़मीन पे कोई चीज़ उनको एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं है, तो हो सकता है कि ज़मीन का टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, फ्रीजिंग हो। ठीक है, तो ये जो गैसेज हैं ये सन की रेडिएशन को, रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि इन गैसेस की वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हीटअप कब होता है, कैसे होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि गैसेस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर हम ग्रीन हाउस की भी बात कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी पहले हम देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। अ ग्रीन हाउस इज़ अ हाउस मेड ऑफ ग्लास दैट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। अब ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस ग्लास का बना हुआ एक घर होता है। अब इसमें क्या होता है, प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। द सन्स रेडिएशंस वार्म द प्लांट्स एंड द एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस। अब सूरज से आने वाली रेज क्या करती हैं कि उस गिलास में से पास आउट होती हैं और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको वार्म अप कर देती हैं। द हीट ट्रैप्ड इनसाइड कांट एस्केप आउट एंड वार्म द ग्रीन हाउस विच इज़ असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब जो रेडिएशंस ग्रीन हाउस के जो ग्लास है उसको क्रॉस करके अंदर आ जाती हैं, वो दोबारा बाहर नहीं जा पाती। इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस यानी जो शीशे का घर बना होता है प्लांट्स के लिए, उसके अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। सेम इज़ द केस इन द अर्थ एटमोसफेयर। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हमने ग्रीन हाउस से कंपेयर क्यों किया, क्योंकि ग्रीन हाउस में भी सेम ऐसे ही होता है कि सन की रेज जो हैं वो ग्लास के बने हुए ग्रीन हाउस के अंदर एंटर तो हो जाती हैं लेकिन उससे बाहर नहीं जा पाती। और अगर इन्वायरमेंट में गैसेज CO2 मीथेन वगैरह इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अगर नॉर्मल भी है, तो इनका काम ही यही है कि सूरज की रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हीट को वापस रिफ्लेक्ट बैक स्पेस में नहीं जाने देती। तो इस तरह से ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं, वो जो शीशे का घर होता है उसी तरह ये भी एटमोसफेयर में काम करती हैं। इसलिए हम इस इफेक्ट को, इन गैसेज के इफेक्ट को भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स अप द अर्थ एटमोसफेयर। अब दोपहर के वक्त में क्या होता है कि जो सन है वो अर्थ को हीट अप कर देता है। एट नाइट व्हेन द अर्थ कूल्स डाउन द हीट इज रेडिएटेड बैक इनटू द एटमोसफेयर। अब रात के वक्त क्या होता है, जब जमीन ठंडी होती है, सूरज नहीं होता, तो वो जो रेडिएशन आई होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। At night, when the earth cools down, the heat is radiated back into the atmosphere. अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमोसफेयर। अब इससे क्या होता है, नाइट के टाइम जब रेज रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो ये गैसेज जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी हमारे पास ज़्यादा, और मीथेन। दिस इज़ व्हाट मेक्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ वार्मर। अब यही वजह है कि ज़मीन की जो अर्थ ऊपर जो इन्वायरमेंट हमारी एयर है वो वार्म हो जाती है। दैट मेक्स द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ पॉसिबल। इससे क्या होता है कि लिविंग बींग्स जो है उनका सर्वाइवल पॉसिबल होता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट से हमें बचाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाती हैं, नॉर्मलाइज करती हैं। However, due to the increased level of greenhouse gases, the temperature of the earth has increased considerably. ठीक है, अब इससे क्या होगा, बात करें यहाँ पे हम कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इनकी, अगर तो इनकी कंसनट्रेशन एक नॉर्मल लेवल पे है तो इसका फ़ायदा है। अगर इनकी जो कंसनट्रेशन है वो एक नॉर्मल लेवल को क्रॉस कर जाती है और ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होगा, इनका काम तो यही है कि इन्होंने हीट को ऑब्जॉर्व करना है। तो जब ये इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेंगी, तो इन्वायरमेंट जो है वो वार्म अप हो जाएगा नॉर्मल होने की बजाय। दिस हैड लेड टू सेवरल ड्रास्टिक इफेक्ट। अब इसके बहुत से ड्रास्टिक इफेक्ट हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन सी गैसेज हैं, क्या इनके इफेक्ट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पहली गैस, CO2 फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का, एंटर्स द एटमॉस्फेयर थ्रू बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। अब फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फॉसल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाता है, कोल आ जाता है हमारे पास, नेचुरल गैस एंड ऑयल, सॉलिड वेस्ट, ट्रीज वगैरह जो हम लकड़ी वगैरह चलाते हैं, एंड अदर बायोलॉजिकल मटीरियल, बायोमास वगैरह आ जाएगा। एंड आल्सो आ रिजल्ट ऑफ सर्टन केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, जैसा कि सीमेंट को बनाना, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर CO2 रिलीज होती है सीमेंट की प्रोडक्शन के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एज पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोसेसेस के थ्रू रिलीज तो हो रही है, लेकिन जो इन्वायरमेंट में मौजूद प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन इज एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल। कोल की प्रोडक्शन के दौरान मीथेन गैस रिलीज होती है, या फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीकेज वगैरह की वजह से कोल रिलीज हो सकता है। उसके बाद नेचुरल गैस से मीथेन मीथेन होती है, एंड ऑयल, और ऑयल से मीथेन एमिशन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम लाइफ स्टॉक एंड अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
ठीक है। अब मीथेन गैस जो है ये लाइफ स्टॉक से, और दूसरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होता है, हम जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, खासतौर पे जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, जो कीड़े मार अधिवात वगैरह यूज़ करते हैं, और उनकी बोटल्स को ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उनसे गैसेज रिलीज होती रहती हैं, उनको जो फार्मर है वो वॉश नहीं करते, तो उससे जो गैसेज रिलीज होती हैं वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में शामिल होती रहती हैं एयर में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मीन्स कि जो एनिमल्स वगैरह हमने घरों में रखे होते हैं उनके जो एक्सक्रीशंस हैं उनसे मीथेन गैस रिलीज होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वही कि जब स्प्रे वगैरह यूज़ की जाती है तो उनकी बोटल्स को वॉश किए बगैर फेंक दिया जाता है, जिनसे मीथेन रिलीज होती रहती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी उससे रिलीज होते रहते हैं। लैंड यूज़ एंड बाय द डीके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लैंडफिल्स। अब इसमें क्या होता है कि सॉइल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन वगैरह करते हैं, इससे क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के दौरान नाइट्रस के ऑक्साइड्स भी बनती हैं जो कि रिलीज़ कर दिए जाते हैं इन्वायरमेंट में। अब सॉलिड जो है वेस्ट, लैंडफिल्स, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, इसको एक बड़े लेवल पे जब सॉइल के अंदर बरीड किया जाता है, इसको ज़मीन में जो कूड़ा कीचड़ जो होता है उसको दबा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे गैसेस रिलीज होती रहती है जिनमें CO2 और मीथेन भी शामिल होता है। तो ये मीथेन के सोर्सेज में आ जाता है कि ये वेस्ट से भी रिलीज होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज इमिटेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल, लैंड यूज एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड सॉलिड वेस्ट एज वेल एज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड कब रिलीज होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान, जब हम हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, नीमेटोसाइड्स, मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं पेस्ट को, हर्ब्स को किल करने के लिए। लैंड का यूज़ इसमें आ जाता है हमारे पास, और इसमें लैंड यूज़ में बैक्टीरिया हमारे आ जाएंगे जो नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, उनसे ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज से जो फैक्ट्रियों वगैरह से धुआं निकलता है उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल से जो हम डीजल, ऑयल वगैरह, कोल वगैरह हम यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस, इन सब से नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। सॉलिड वेस्ट को जब बर्न किया जाता है तो उसे बर्न करने से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। एज वेल एज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए उसको, जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए, ऑल्दो वो ट्रीटमेंट के बाद भी उसको पीने के काबिल नहीं इतना समझा जाता, लेकिन उसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए लाइक वॉशिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो उसको जब वाटर के बाद ट्रीटमेंट करते हैं तो उस दौरान भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरिनेटेड गैसेज। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एंड are synthetic powerful greenhouse gases that are emitted from a variety of household, commercial and industrial applications and processes। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स में हमें नाम से जाहिर हो रहा है कि इनमें फ्लोरीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास परफ्लोरोकार्बन्स जो हैं इनमें भी फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें भी फ्लोराइड प्रेजेंट है, एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इनमें भी फ्लोराइड के 3 एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ये सिंथेटिक हैं पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर इमिटेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड वर्क। अब इससे क्या होता है, फ्लोरिनेटेड गैसेस वो वाली गैसेस जिनमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। डिफरेंट हाउस होल्ड हमारे जो पर्पस होते हैं, कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उन प्रोसेसेस के दौरान जो है ये फ्लोरिनेटेड गैसेस रिलीज होती हैं जिनमें फ्लोरीन प्रेजेंट होती है। फ्लोरिनेटेड गैसेस स्पेशली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर समटाइम यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। अब इससे क्या होता है, इनमें जो फ्लोरीन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो ओजोन है, ओजोन दो तरह की होती है हमारी, एक एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्टिव लेयर बनाए हुए है, दूसरी जो ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। जो एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, वो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, हमारे लिए फ़ायदामंद है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन है वो हमारे लिए फ़ायदामंद नहीं है। तो अब यहाँ बात हो रही है जो हमारी ओजोन की लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है, तो उनमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर ओजोन की लेयर मौजूद होती है। अब ये फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये ओजोन की लेयर की डिप्लीशन का काज करते हैं, मीन्स कि उसके साथ रिएक्शन करके ओजोन की लेयर को थिन करते हैं, उसमें होल्स वगैरह बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनमें आ जाएंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हेलोन्स वगैरह आ जाएंगे। फ्लोरिनेटेड गैसेज आर टिपिकली इमिटेड इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड देन अदर ग्रीन हाउस गैसेज, बट दे आर पोटेंट गैस ग्रीन हाउस गैसेज। अब इसमें क्या बात हो रही है कि जो फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं, ऑल्दो वो अदर फॉसल फ्यूल्स जो हैं उनकी निस्बत बहुत कम रिलीज होती हैं, लेकिन ये डेंजरस उनकी निस्बत ज़्यादा है। अब काजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से होता है, हमने गैसेस की बात कर ली कि फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। अब ये रिलीज किधर से होती हैं, कहाँ से होती हैं, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें पता है हमें व्हीकल्स वगैरह में फॉसल फ्यूल्स चाहिए होते हैं, हम घरों में नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए, तो दे आर वाइडली यूज इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए वही बात व्हीकल्स वगैरह में, एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी हम फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब फॉसल फ्यूल्स के बर्न होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स हैज़ इंक्रीज्ड। फॉसल फ्यूल का भी इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। पहले जो था वो गाड़ियाँ वगैरह, ट्रैफिक बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो ट्रांसपोर्ट का जो है ये सिस्टम भी बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या फॉसल फ्यूल्स जो है इनका यूज़ भी ज़्यादा होगा। दिस हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर। अब इससे क्या हुआ है, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए फॉसल फ्यूल को बर्न करना पड़ा, और इससे क्या हुआ, एटमोसफेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज जो फॉसल फ्यूल्स के बर्न होने से रिलीज होती हैं, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो गैसेज रिलीज हुई हैं और उनकी क्वांटिटी जो है वो इन्वायरमेंट में उनका लेवल बढ़ चुका है।
डिफॉरेस्टेशन, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ये गैसेज होती हैं, मिसाल के तौर पे फॉसल फ्यूल्स के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, मीन्स के जंगलात वगैरह काट देंगे, प्लांट को काट देंगे, तो वो जो गैसेज गाड़ियों के धुएं से जो CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज हुई है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स तो है नहीं, फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा। प्लांट्स एंड ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज विच इंक्रीज द अर्थ्स टेम्परेचर। अब फिर से वही बात हो रही है कि जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे ट्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ग्रीन हाउस गैस है तो ये सन से आने वाली रेज को एब्जॉर्ब करेगी और इन्वायरमेंट हमारा गर्म हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। फार्मिंग, नाइट्रस ऑक्साइड यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। हम बहुत सारी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं और हम यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं जिस तरह से, तो इनसे क्या होता है, इन जो फर्टिलाइजर्स है इनके नाम से जाहिर है जो नाइट्रस ऑक्साइड वाली फर्टिलाइजर होती है इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और डिफरेंट रिएक्शंस के बाद वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड, वही बात की ये ग्रीन हाउस गैस है तो ये हमारे इन्वायरमेंट को वार्म अप कर देगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स, द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज विच आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। वही बात रिपीट हो रही है दोबारा कि इंडस्ट्रीज से भी गैसेज रिलीज होती हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग काम किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है, पिघलाया जाता है, जलाया जाता है, तो एक तो जो है फॉसल फ्यूल्स वहाँ पे चलते हैं, फिर जब चीज़ें पिघलती हैं, बनती हैं, तो उनसे भी डिफरेंट टाइप की जो गैसेज होती हैं वो रिलीज होती हैं, उनमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज भी होती हैं। लैंडफिल्स आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट एड्स टू द ग्रीन हाउस गैसेज। अब फिर से वही बात हो रही है, जो लैंडफिल्स हम कूड़ा करकट जो ज़मीन में दबा देते हैं उससे क्या होता है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और मीथेन को भी रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमारा, यानी हमारा टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो चुका है, अब इससे क्या होगा, इसका नुकसान क्या है, क्या इफेक्ट्स हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, नाम से जाहिर है पूरी दुनिया का टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है उसमें ग्रेजुअल मीन्स के धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता कि पोल्यूशन की वजह से एकदम ही टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में जैसे वॉल्केनिक एरप्शन हुई, आतिशफशां फटे, वहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, तो उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली उसमें चेंज आता है, अचानक से टेम्परेचर चेंज नहीं होता। The main cause for this environmental issue is the increased volumes of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane released by the burning of fossil fuels, emission from the vehicles, industries and other human activities। वही सिंपल सी बात है कि इन चीज़ों का जो मेन काज है वो यही है कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं। जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें उसकी, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो चुकी हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर से मीथेन आ गई हमारी, और ये बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से, व्हीकल्स वगैरह से, गाड़ियों से, इंडस्ट्री से और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमारी एग्रीकल्चर वगैरह आ जाएगी, या हमारा सॉलिड वेस्ट को जलाना। अब इसका पहला हमने पढ़ लिया है इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वही बात, हमारी जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसकी हम बात करें। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन। अब सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ओजोन जो है उनको ज़मीन पे पहुंचने से रोकती है। इट इज़ फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली रीजन में पाई जाती है। हम एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है ओजोन उसमें प्रेजेंट है, और स्ट्रेटोस्फेयर के भी ऊपर वाले रीजन में। The depletion of ozone layer results in the entry of harmful UV rays यानी ultraviolet rays to the earth's surface that might lead to the skin cancer and can also change the climate drastically। अब इससे क्या होता है कि क्लाइमेट जो है बुरे तरीके से, हमारा जो माहौल है वो चेंज हो सकता है जब UV रेज अर्थ पे आएंगी, चूँकि वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इससे क्या होगा, जब वो रेज ओजोन डिप्लीट हो जाएगी, मीन्स कि थिन हो जाएगी या उसमें होल हो जाएंगे, तो वो जिन अल्ट्रा वायलेट रेज को ज़मीन पे आने से रोकती है वो नहीं रुकेंगी, होल से गुजर जाएंगी और थिन लेयर से भी पास आउट हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जब अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पे आएंगी तो ये स्किन कैंसर कॉज करेंगी ह्यूमन बींग्स में, और एनिमल्स में भी मुख्तलिफ तरह के इसके इफेक्ट्स, और सेम लाइक प्लांट्स पे भी इसके जो है अच्छे असरात नहीं है बल्कि बैड इम्पैक्ट ही हैं। The major cause of this phenomena is the accumulation of natural gases, greenhouse gases, including chlorofluorocarbons, carbon dioxide, methane। अब जो ओजोन की डिप्लेशन हो रही है इसकी जो रीज़न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। स्मोक इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। अब स्मोक कैसे बनती है, स्मोक धुआं, और फोग जो हमारी है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, इन दोनों के कम्बिनेशन से बनती है जो हम बोलते हैं स्मोक। इट कैन बी कास्ड बोथ बाय नेचुरल मीन्स एंड मैन मेड एक्टिविटीज़। अब ये नेचुरली तौर पे भी ऐसा हो सकता है और मैन मेड एक्टिविटीज़ से भी। मैन मेड में आ जाता है जब हम घरों में फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बंद करते हैं, हम ट्रीज़ वगैरह जो है लकड़ी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उससे, और नेचुरली ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास फॉरेस्ट फायर है, कुदरती तौर पे जंगलात में आग लग जाना, वॉल्केनिक इरप्शन, आतिशफशां का फट जाना, तो इनसे भी गैसेस रिलीज़ होती हैं।
स्मोक रिलीज होता है, ठीक है, जो फोकस अट्रैक्ट करके स्मोक बना देगा। इन जनरल स्मोक इज जनरली फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मोर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। अब फोक की फॉर्मेशन, स्मोक की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड का भी रोल है। द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक आर ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। अब स्मोक की फॉर्मेशन में जो मेजर रोल है वो ऑटोमोबाइल्स का और जो गाड़ियाँ वगैरह हम यूज़ करते हैं उनका, और इंडस्ट्री से जो गैसेस रिलीज होती हैं, एग्रीकल्चर फायर्स जो ख़ास तौर पे, अब हम एक तो होता है कि नेचुरली जंगलात वगैरह में आग लग जाती है जिसको हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। एक किसान खुद अपनी जब एक जो फसल है उसकी क्रॉप, नेक्स्ट क्रॉप जो वो चेंज करना चाहता है तो फर्स्ट वाली को जो है बर्न किया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में आग के धुएं की वजह से सूट वगैरह और इस तरह के बहुत सारी दूसरी गैसेस का नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते रहते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट फायर, फिर वही बात आ गई, नेचुरल कुदरती तौर पर जंगलात में आग लग जाना, एंड द रिएक्शन ऑफ दीज केमिकल्स अमंग देमसेल्व्स। अब देखिए दरख्तों को आग लगने से, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो धुआं रिलीज हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह से जो स्मोक बन रहा है, इन सब के आपस में रिएक्शन से भी फर्दर कंपाउंड बनते हैं जो कि डेंजरस हैं हेल्थ के लिए। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, increase in the total amount of greenhouse gases in the air has turned most of the world's water bodies acidic। अब जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं एयर में रिलीज हो चुकी हैं, उससे क्या होता है कि वाटर बॉडीज जो हैं वो एसिडिक हो जाएंगी। अब ग्रीन हाउस गैसेज से वाटर बॉडी किस तरह से वो एसिडिक होगी ये हम नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रीन हाउस गैसेज मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉल एज एसिड रेन, दिस लेड टू द एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड, जो सल्फर की ऑक्साइड हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट में दूसरी गैसेज के साथ रिएक्ट करके, और जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब रेन फॉल होता है तो ये जो बारिश का पानी होता है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इससे क्या होता है, तो फिर वो जो नॉर्मल रेन होती है वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है। Also, the rainwater carries the contaminants along with it and falls into the rivers, streams and lakes, thereby causing their acidification। अब ये जो एसिड रेन है ये जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे गिरेगी, स्ट्रीम्स होंगी, रिवर्स होंगे, तो ये इनको डैमेज करेगी। बिल्कुल इसी तरह ये प्लांट को भी डैमेज करेगी, और वो प्लांट जो हैं डैमेज होने के बाद प्लांट्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से जब कंटेमिनेशन हो जाएगी वाटर में, तो उस वाटर के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है, स्पीशीज़ वगैरह, उनकी डेथ होगी। ह्यूमन बींग्स उस वाटर को ड्रिंक करेंगे या डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो उनके लिए भी वो मुनासिब नहीं है वाटर। तो ये था आज का हमारा ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें हमारे पास कंसनट्रेशन आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो 56%, मीथेन 18%, CFCS जो है 13%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन 7% और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 6%। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ग्रीन हाउस गैसेस। किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।